गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड CS303 यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड यूनिट जो है वो आपकी बेसिकली कमांड्स पे बेस्ड है कि कौन कौन से डिफरेंट कमांड्स होती हैं, फाइल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उनके लिए कौन सी कमांड्स होती हैं, डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और जनरल यूटिलिटीज़ की कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ फाइल मैनेजमेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने अभी तक जो भी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने देखा कि जितना भी डेटा होता है यूनिक्स के अंदर वो फाइल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। जितनी भी फाइल्स होती हैं वो डायरेक्टरीज़ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहती हैं और ये जो डायरेक्टरीज़ हैं ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज रहती हैं जिसको फाइल सिस्टम कहा जाता है। और ये जो फाइल सिस्टम होता है वो हमारा हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है। यूनिक्स का जो फाइल सिस्टम है वो, तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है कि फ़ाइल सिस्टम किस तरह से होता है। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डायरेक्टरीज़ मैनेज हैं और फिर फाइल्स मैनेज की गई हैं। अब इन फाइल्स को अगर हमें यूज़ करना है या इन फाइल्स पे अगर हमें वर्क करना है तो किन कमांड्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ls कमांड है, cat कमांड है, cp कमांड है, rm है, mv, chmod, cmp, diff, कॉम एट्सेट्रा। तो ये सारी कमांड्स जो हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ls कमांड के बारे में। जैसा कि हमने पहले के वीडियो लेक्चर्स में सेकंड जो हमने यूनिट डिस्कस की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था ls कमांड के बारे में, पर आज हम एक फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ls कमांड क्या होती है। तो ls कमांड जो है उसको हम यूज़ करते हैं फाइल्स को लिस्ट करने के लिए। फाइल्स को लिस्ट करने का मतलब है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स प्रेजेंट हैं वो हमें देखनी है कि कौन कौन सी फाइल्स स्टोर्ड हैं किसी करंट डायरेक्टरी के अंदर या किसी डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए हमें ls कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ls कमांड का सिंटेक्स जो होगा वो क्या होगा, हम सबसे पहले ls जो कि कमांड का नाम है वो लिखेंगे और अगर हम कोई डायरेक्टरी मेंशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि करंट डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में अभी हम वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में जो फाइल्स प्रेजेंट होंगी या जो डायरेक्टरीज़ प्रेजेंट है वो हमें शो होंगी। अगर हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे किसी डायरेक्टरी का नेम देते हैं, डायरेक्टरी का पाथ देते हैं, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स या डायरेक्टरीज़ होंगी वो हमें एज ए आउटपुट शो होंगी। तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स जो है वो हमारा सिर्फ ls दिया है। तो इसका मतलब है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी कमांड्स हैं वो जो भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज़ हैं वो हमें एज ए आउटपुट शो होंगी। तो जैसे ही ls किया तो यहाँ पे आउटपुट ये शो हो रहा है। इसका मतलब कि 3 फाइल्स इस प्रेजेंट करंट डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हैं। अब जैसा कि हमने कमांड स्ट्रक्चर जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कमांड्स जो हैं उनका क्या फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें आउटपुट को चेंज करना है या फिर हमें एक पर्टिकुलर वे में हमारा आउटपुट चाहिए। तो हम कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ls के साथ हम क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि सबको एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एज एग्ज़ाम्पल कुछ ऑप्शंस को यूज़ किया है। अगर हमें ये देखना है कि इनविजिबल फाइल्स कौन सी हैं, देखो यहाँ पे जब हम सिंपल ls लिखेंगे तो क्या होगा, हमें फाइल्स और डायरेक्टरीज़ तो शो होंगी पर सिर्फ वो फाइल्स और डायरेक्टरीज़ शो होंगी जो हमारी विजिबल हैं, मतलब जो हिडन नहीं है। अगर कोई फ़ाइल हिडन है, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ अगर हम विंडोज़ की बात करें तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाके और व्यू में जाके और चेंज कर सकते हैं हमें अगर हिडन फाइल्स को शो करना है तो, ठीक है। अगर हमने किसी फ़ाइल को हिडन कर दिया है, हाइड कर दिया है, उस फाइल को अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे।
अगर सिंपली एलएस लिखा है तो वो हमें सिर्फ नॉन हिडन फाइल्स को शो करेगा, हिडन फाइल्स को शो नहीं करेगा। तो टू लिस्ट द इनविजिबल फाइल स्पेसिफाई द ऑप्शन ए, मतलब अगर हमें हिडन फाइल्स को भी देखना है तो हम एलएस के साथ ऑप्शन ए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलएस लिखा स्पेस हाइफन ए यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो जब हमने सेम कमांड को रन किया तो हमारा आउटपुट जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इस आउटपुट में और इस आउटपुट में डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा फाइल है। और इस फाइल को हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारी डॉट से हुई है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डॉट है। तो किसी भी फाइल में अगर फर्स्ट कैरेक्टर डॉट है तो इसका मतलब वो हिडन फाइल है या इनविजिबल फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि जो भी हिडन फाइल्स होंगी वो भी हमें शो होंगी, मतलब जो विजिबल फाइल्स हैं वो तो शो होंगी ही होंगी, उसके साथ साथ जो इनविजिबल फाइल्स हैं या जो हिडन फाइल्स हैं वो भी हमें एज अ आउटपुट शो होंगी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन एल। ये दोनों बहुत ही फेमस, एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एलएस जो है वो ऑप्शन एल को सपोर्ट करता है। ऑप्शन एल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिटेल्स देख सकते हैं। मतलब अगर कोई भी कमांड है, जैसे एलएस कमांड हमने दी, उसमें जो भी हमारी फाइल्स आई हैं, ठीक है, एज अ आउटपुट हमें फ़ाइल के नेम शो हो रहा है। अब उन हमें फाइल्स के एट्रीब्यूट्स को भी देखना है, उन एट्रीब्यूट्स की डिटेल्स को देखना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन एल यूज़ करेंगे एलएस कमांड के साथ। तो यहाँ पे जब हमने एल ऑप्शन यूज़ किया तो हमारा क्या हुआ, जो आउटपुट आया है उसको आप देख सकते हो कि ये तीनों फाइल्स हैं, इनके लिए कुछ डिटेल्स भी हमें शो हो रही है। ठीक है, अब ये डिटेल्स क्या हैं, तो जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमें शो करता है कि क्या परमिशन है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर फाइल पे क्या परमिशन है, ये परमिशन है। इसको हमने जब फाइल परमिशन सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है फाइल परमिशन, उसको जब हमने डिस्कस किया था तब भी हमने इसको इन डिटेल पढ़ा था कि ये क्या होती हैं और इस फाइल परमिशन का मीनिंग क्या है। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है इसके अंदर, फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ये किसी डायरेक्टरी के बारे में है या फाइल के बारे में है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर डी है तो इसका मतलब ये एक डायरेक्टरी है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डैश है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर फाइल है। उसके बाद जो हमारे 9 कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली परमिशन बताते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन ओनर पे, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन ग्रुप के लिए और रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन अदर्स के लिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो थर्ड जो लास्ट 3 है इसमें सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। और इसी तरह से जो हमारा ओनर है, इस फाइल का जो ओनर है और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो हमारा यूज़र परमिशन को बताएगा कि किस यूज़र को क्या परमिशन है पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फाइल पे। सेकेंड कॉलम है वो हमारा ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि कितने मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो फाइल या डायरेक्टरी ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं मेमोरी के अंदर। मतलब यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 1 ब्लॉक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक है। इसी तरह से जो थर्ड कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का ओनर कौन है। ठीक है, मतलब ओनर का मतलब है जिसने फाइल को क्रिएट किया है। फोर्थ कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो ओनर का ग्रुप है उसका नाम क्या है। ठीक है, हर एक जो यूज़र होगा, यूनिक्स यूज़र होगा, उसके साथ एक एसोसिएटेड ग्रुप होगा। तो जो फोर्थ कॉलम है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर यूज़र जो है उसका ग्रुप क्या है। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि फ़ाइल की साइज़ क्या है बाइट्स के अंदर। ठीक है, मतलब 4096 बाइट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की साइज़ है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ कॉलम है हमारा, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 25/9/59, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेट क्या है और टाइम क्या है जब इस पर्टिकुलर
जो फाइल है इसको क्रिएट किया था या फिर इसको लास्ट टाइम मॉडिफाई किया था। और जो 7th कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्टरी या फाइल का नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं, ये पर्टिकुलर सारी जो डिटेल्स हैं कि कब ये क्रिएट हुई थी, ओनर कौन है, ग्रुप का मेंबर कौन है, क्या क्या परमिशन है, साइज़ क्या है, ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के बारे में है, राइट। तो इसी तरह से जो दूसरी फाइल्स हैं या दूसरी डायरेक्टरीज़ हैं उनके बारे में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो होगी। तो जो LSL कमांड है ये हमें लॉन्ग डिटेल्स देता है या फिर हमें फाइल्स के बारे में, जो भी लिस्टेड फाइल्स हैं उनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, उनके एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैट कमांड। कैट कमांड जो है वो बेसिकली कॉन्कैटिनेट करता है और जो कंटेंट होते हैं फाइल्स के उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ में भी आता है। ठीक है, कॉन्कैटिनेट करने का मतलब ये है कि अगर दो फाइल्स हैं और उनके डेटा को हमें कंबाइन करना है, मतलब कि फाइल नंबर 1 है और फाइल नंबर 2 है। अब हम चाहते हैं कि फाइल 1 और फाइल जो 2 है उन दोनों के डेटा को हम कंबाइन कर दें, मतलब हम एक ऐसी फाइल क्रिएट करें जिसमें पहले फाइल 1 का डेटा आ रहा है और उसके जस्ट नीचे फाइल 2 का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं कैट कमांड की हेल्प से। इसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हमें कमांड का नाम लिखना होगा। तो कमांड का नाम क्या है, कैट है, CAT कैट। उसके बाद फर्स्ट फाइल का नाम हमें लिखना होगा जो हमें कॉन्कैटिनेट करनी है, सेकंड फाइल का नाम लिखना होगा जो हमें कॉन्कैटिनेट करनी है, और इन दोनों का जो आउटपुट है वो हमें इसमें डालना है। मतलब कि इन दोनों का जो कंटेंट है वो हमारा एक तीसरी फाइल हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमारा स्टोर होना चाहिए। तो फाइल .txt नाम से एक फ़ाइल क्रिएट होगी और इस फाइल के अंदर फाइल 1 का डेटा होगा और उसके बाद फाइल 2 का डेटा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें सिर्फ फाइल के कंटेंट को प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने का मतलब है कि हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीन पे हमें उस फाइल के कंटेंट को शो करना है, तब भी हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम कैट कमांड का नाम लिखेंगे, CAT स्पेस देंगे और उसके बाद किस पर्टिकुलर फाइल को हमें प्रिंट करना है वो हम देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फाइल conc.txt, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी फाइल conc.txt है उस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फाइल 1 जो थी उसके अंदर हमारा डेटा था दिस इज़ ए टेक्स्ट फाइल और फाइल 2 के अंदर डेटा था दिस इज़ ए अनदर टेक्स्ट फाइल, लेकिन हमने क्या किया कि इन दोनों फाइल्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया और इस पर्टिकुलर फाइल में इसका आउटपुट सेंड कर दिया। तो जब हमने इस फाइल को कॉन्कैटिनेट कैट कमांड के साथ यूज़ किया, दैट मीन्स कि हमने इसके कंटेंट को प्रिंट किया, तो हमारा जो फाइल 1 और फाइल 2 जो है उसका डेटा हमें शो हुआ, क्योंकि ये जो फाइल है ये बेसिकली क्या है, आउटपुट है इन दोनों फाइल्स के कंटेंट की, राइट। तो कैट कमांड जो है उसको हम कॉन्कैटिनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो फाइल्स को अगर हमें जोड़ना है, दो फाइल्स के डेटा को अगर हमें एक साथ कंबाइन करना है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी फाइल के कंटेंट को प्रिंट करना है तब भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी rm कमांड। rm कमांड जो है उसका मीनिंग होता है रिमूव मतलब अगर हमें किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए हम rm कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें कि ये डिफ़ॉल्ट इसका क्या नेचर होता है rm कमांड का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम डायरेक्टरीज़ को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, rm कमांड को जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम फाइल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, मीन्स अगर हम कोई डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हैं rm कमांड की हेल्प से,
तो हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की सारी फाइल्स को डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा, और उसके बाद हम किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो rm कमांड है वो या तो फाइल्स को डिलीट करती है, रिमूव करती है, या फिर एम्प्टी डायरेक्टरीज़ को रिमूव करती है। मतलब अगर किसी डायरेक्टरी में कोई फाइल प्रेजेंट है तो उस डायरेक्टरी को हम डिलीट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हमें किसी एक फ़ाइल को रिमूव करना है एट ए टाइम, तो हम इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले हम rm जो कमांड का नाम है वो लिखेंगे, स्पेस देंगे, और उसके बाद हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो हमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि जो भी बेसिकली क्या होगा कि जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर हमें शो हो जाएगा, मतलब डॉलर का साइन हमारा आ जाएगा विदाउट एनी एरर। तो इसका मतलब कि जो हमारी कमांड है वो रन हो चुकी है सक्सेसफुली, और जो भी फाइल थी जिसका नाम था a.txt वो हमारी करंट डायरेक्टरी से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें एक से ज़्यादा फाइल्स को रिमूव करना है एक साथ, मतलब कि अभी जो हमने कमांड देखी वो क्या कर रही थी, एट ए टाइम एक ही फाइल को रिमूव कर रही थी। इसी तरह से अगर हमें एक से ज़्यादा फाइल्स को एक साथ रिमूव करना है तो उसकी जो कमांड है वो क्या होगी, सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखेंगे rm, स्पेस देंगे, फाइल का नाम लिखेंगे जो फाइल हमें डिलीट करनी है, फिर स्पेस देंगे, फिर फाइल का नाम लिखेंगे। इसी तरह से हमें जितनी भी फाइल्स को रिमूव करना है उन सब फाइल्स का नाम हम यहाँ पे एक साथ दे सकते हैं। हम ऐसा करेंगे तो भी क्या होगा कि जितनी भी फाइल्स होंगी जो हमने यहाँ पे नेम दिया है वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो हमारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपकी b.txt नाम से जिस करंट डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हो उसमें भी फाइल बनी हुई है, और b.txt से किसी दूसरी डायरेक्टरी में भी फाइल बनी हुई है। तो अभी आप किसी पर्टिकुलर एक्सप्लिसिटली डायरेक्टरी का नाम नहीं दे रहे हो यहाँ पे ना, तो जो करंट डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स इस नाम से जो भी फाइल्स होंगी वो हमारी डिलीट होंगी, किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर ये डिलीट नहीं होंगी। ठीक है, ये सिर्फ करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हैं वही डिलीट होंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव हम जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमें किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो वो हमारी एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल भी प्रेजेंट है तो हम उस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकते। उस डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस डायरेक्टरी को खाली करना होगा, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको रिमूव करना होगा, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी जो डायरेक्टरी एम्प्टी हो गई है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप करंट डायरेक्टरी में हो और उसमें 10 फाइल्स हैं, अगर आपको सारी एक साथ रिमूव करनी है तो आप सिंपली rm और स्टार भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपकी सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। अब एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने का मेथड क्या होगा कि सबसे पहले आप कमांड का नाम लिखोगे, उसके बाद में आप ऑप्शन दोगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रिमूव नहीं करता है डायरेक्टरीज़ को, ये सिर्फ फाइल्स को रिमूव करती है कमांड। तो अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली एक ऑप्शन देना होगा, और वो ऑप्शन है -d। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले कमांड का नाम दोगे, फिर आप ऑप्शन दोगे d, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखोगे जिस डायरेक्टरी को आपको रिमूव करना है। तो बेसिकली क्या होगा, इससे जो भी UNI नाम से डायरेक्टरी होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी अगर वो एम्प्टी होती है। तो अगर वो एम्प्टी नहीं होती है तो आपकी एरर जनरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है mv कमांड। mv कमांड जो है उसकी फुल फॉर्म होती है मूव कमांड। मूव कमांड जो है वो एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो बेसिकली फाइल्स को और डायरेक्टरीज़ को मूव करने के काम आती है। मतलब अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में फ़ाइल को मूव करना है,
आप अभी करंट डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हो पर आपको किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर फाइल को मूव करना है। अब विंडोज़ की तरह आप डायरेक्टली Ctrl+C+V तो नहीं कर सकते कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक्स के अंदर बेसिकली हर काम कमांड्स की हेल्प से होगा। तो अगर आपको किसी फाइल को मूव करवाना है तो आप क्या करोगे, MV कमांड का यूज़ करोगे। MV कमांड जो है वो सपोर्ट करता है सिंगल फाइल्स को मूव करने के लिए भी, मल्टीपल फाइल्स को और डायरेक्टरीज़ को। मतलब आप एट ए टाइम एक फ़ाइल भी मूव कर सकते हो और एक से ज़्यादा फाइल्स को भी मूव कर सकते हो। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो वो क्या होता है, सबसे पहले आप MV कमांड का नाम दोगे, उसके बाद में सोर्स फाइल लिखोगे और फिर डेस्टिनेशन फाइल। डेस्टिनेशन फाइल का मतलब ये है कि अगर आपको उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो आप वो पर्टिकुलर नाम दोगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एक, इसमें foo.txt फाइल है जिसको आपने बेसिकली रीनेम किया है bar.txt से, ठीक है। आपने MV कमांड यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो मूव कमांड है वो बेसिकली क्या है, आपका करंट डायरेक्टरी में ही चल रहा है, क्योंकि आपने किसी एक्सप्लिसिटली डायरेक्टरी का नाम तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो ये जो कमांड है ये क्या करेगी, करंट डायरेक्टरी के अंदर मूव करेगी। मूव क्या करेगी कि जो भी foo.txt नाम से फाइल है आपकी, उसके कंटेंट को सेंड करेगी bar.txt में, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम मूव करते हैं किसी फाइल को तो जो ओरिजिनल प्लेस पे वो नहीं रहती है, मतलब foo.txt से अब कोई फाइल प्रेजेंट नहीं होगी, उसका जो कंटेंट है वो bar.txt में चला जाएगा। अगर हमें किसी फाइल को किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, मतलब किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, MV कमांड लिखेंगे सबसे पहले, फिर फाइल का नाम लिखेंगे और फिर डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, MV लिखा, फिर हमने file.txt लिखा और फिर डायरेक्टरी लिखा। तो जिस भी करंट डायरेक्टरी में हम अभी वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में जिस भी फाइल का नाम file.txt है वो फाइल हमारी मूव हो जाएगी डायरेक्ट नेम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर, ठीक है। अगर मल्टीपल फाइल्स को हमें मूव करना है तो हम क्या करेंगे, MV कमांड यूज़ करेंगे। फाइल जितनी भी फाइल्स हैं उनका नेम देंगे हम, और लास्ट में हम डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम देंगे या डायरेक्टरी का नाम देंगे जिसके अंदर हमें उसे मूव करवाना है। इसी तरह से अगर हमें किसी डायरेक्टरी को मूव करना है, ठीक है, अगर हम किसी डायरेक्टरी को मूव करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले MV कमांड लिखेंगे, उसके बाद में सोर्स डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। अब जो सबसे पहले हमने सिंटेक्स देखा था, इसके अंदर आप देख सकते हो कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को रीनेम कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम करंट डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल्स को मूव कर रहे हैं तब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो foo.txt नाम से जो फाइल थी उसका सारा का सारा कंटेंट किस में आ गया है, bar.txt में, और इस नाम से कोई भी फाइल नहीं है क्योंकि हमने मूव किया है फाइल को। इसी तरह से डायरेक्टरी के अंदर किसी दूसरी डायरेक्टरी में हमें अपनी फ़ाइल को सेंड करना है तो हमें डायरेक्टरी का नेम देना होगा। एक से ज़्यादा फाइल्स को भी हम एक साथ मूव करवा सकते हैं, और अगर डायरेक्टरी को हमें मूव करवाना है तो हमें सोर्स डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। सोर्स डायरेक्टरी का मतलब जिस डायरेक्टरी को हम मूव करवाना चाहते हैं, और कहाँ पे मूव करवाना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन। तो ये थी हमारी MV कमांड। इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट जो MV कमांड है वो बेसिकली क्या करती है, ओवरराइट करती है एग्जिस्टिंग फाइल को, ठीक है। मतलब file1.file2 जैसा कि हमने अभी समझा कि MV कमांड लिखेंगे फिर file1.txt है स्पेस file2.txt है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि file2 जो है हमारी वो ओवर रिटर्न हो रही है file1 से, मतलब कि file1 का जो डेटा है वो अब हमारा किस में जा रहा है, file2 के अंदर। अगर file2 के अंदर ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है तब तो वो ओवरराइट हो जाएगी। अगर file2 नाम से कोई फाइल है ही नहीं तो इस नाम से फाइल क्रिएट होगी और file1 का डेटा file2 में जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि इसमें ऑलरेडी
फाइल के अंदर कंटेंट है जिस पे हम जिस नाम से हम फाइल बनाना चाह रहे हैं या जिस नेम की फ़ाइल में हम अपने डेटा को मूव करवाना चाह रहे हैं उस नाम से ऑलरेडी फ़ाइल है और उसमें डेटा प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन आई को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी फाइल जो है वो हमारी ओवरराइट हो उससे पहले हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आए, तो उसके लिए हम ऑप्शन आई यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन आई को जब हम यूज़ करेंगे और मान लो कि फ़ाइल टू नेम से ऑलरेडी कोई फ़ाइल एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर डेटा भी है, तो ये ओवरराइट करने से पहले क्या होगा, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा कि फ़ाइल टू जो है उसके अंदर ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सीपी कमांड। सीपी कमांड जो है वो भी कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को कॉपी करने के लिए। देखो, एमवी कमांड और सीपी कमांड जो है उसमें एक मेन डिफरेंस है कि जब हम एमवी कमांड को यूज़ कर रहे थे तब हम बेसिकली मूव कर रहे थे, फाइल को मूव कर रहे थे। जैसा कि हम अपने विंडोज़ में, अगर हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं तो जब हम कट करते हैं फाइल को और फिर पेस्ट करते हैं और एक करते हैं हम कॉपी प्लस पेस्ट, राइट। तो जब हम कट करते हैं तो जो ओरिजिनल प्लेस होती है वहाँ पे हमारी फ़ाइल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब हम कॉपी करते हैं तो जहाँ पे हमने कॉपी किया है वहाँ पे भी हमारी फ़ाइल रहेगी और जहाँ से कॉपी किया है वहाँ पे भी रहेगी। तो ये डिफरेंस हमें सा ध्यान रखना है कि एमवी कमांड मूव करता है और सीपी कमांड जो है वो कॉपी करता है फाइल को। ठीक है, तो जो कॉपीज़ होती हैं फ़ाइल की वो हमारी इंडिपेंडेंट होंगी ओरिजिनल फ़ाइल से, मतलब एमवी कमांड की तरह नहीं होता है कि ओरिजिनल फ़ाइल ही हमारी मूव हो रही है। इसका सिंटेक्स जो रहेगा वो होता है सीपी, सबसे पहले कमांड का नाम लिखेंगे, फिर सोर्स फाइल का नाम लिखेंगे कि किस फाइल को हमें कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तो अब जब हमने कमांड लिखा cp file1.txt file2.txt, तो बेसिकली क्या होगा कि file1.txt का जो भी कंटेंट होगा वो हमारा कॉपी होगा file2.txt में। मतलब यहाँ पे अब जब हम cp कमांड हमने यूज़ किया है तो करंट डायरेक्टरी में हमारी फाइल 1 भी प्रेजेंट रहेगी और फाइल 2 भी प्रेजेंट रहेगी। ऑल्दो दोनों का जो डेटा है वो हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमने फाइल 1 के डेटा को ही कॉपी किया है फाइल 2 के अंदर। ठीक है, लेकिन दोनों फाइल्स प्रेजेंट रहेगी। इसी तरह से जब हम एमवी कमांड यूज़ कर रहे थे, फाइल 1 को फाइल 2 में मूव कर रहे थे, तब हमारा क्या हो रहा था कि फाइल 1 जो है वो मूव करने के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ फाइल 2 ही करती। लेकिन सीपी के केस में क्या होगा, दोनों फाइल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। इसी तरह से अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को किसी फाइल के अंदर किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज़ करेंगे, सीपी कमांड यूज़ करेंगे। फिर उन सभी फाइल्स का नाम लिखेंगे, इन सभी फाइल्स को हम स्पेस से सेपरेट करेंगे। ठीक है, सभी फाइल्स का नाम लिखेंगे जिनको हमें कॉपी करना है और लास्ट में हम उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमें कॉपी करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सीपी कमांड हमारे डायरेक्टरीज़ को कॉपी नहीं करता, जैसा कि हमने रिमूव के केस में भी दिखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ फाइल्स को रिमूव करता है। इसी तरह से सीपी कमांड भी बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ फाइल्स को कॉपी करेगा। अगर हमने किसी डायरेक्टरी को कॉपी करने की कोशिश की तो उससे हमें एक एरर शो होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख सकते हैं, सीपी कमांड लिखा है, यहाँ पे हमने डायरेक्टरी का नाम लिखा है और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, मतलब हम इस डायरेक्टरी को कॉपी करना चाह रहे हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। तो इससे क्या होगा, हमारी एक एरर जनरेट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है डायरेक्टरी को कॉपी करने का। डायरेक्टरी को अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए हमें ऑप्शन आर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन आर से क्या होगा कि सबसे सीपी कमांड हमने लिखा, उसके बाद सबसे पहले हम ऑप्शन लिखेंगे। इस ऑप्शन से जो बेसिकली शेल जो है वो इंटरप्रेट करता है, तो जब शेल इंटरप्रेट करेगा तो उसको जब ऑप्शन आर मिलेगा तो शेल को पता रहेगा कि डायरेक्टरी को कॉपी करना है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, रिकर्सिवली कॉपी करता है एक फ़ोल्डर को। मतलब कि बार बार 1 बाय 1 फाइल्स क्या होंगी, आपकी कॉपी होंगी और एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी आपकी। मतलब कि आपकी डायरेक्टरी कॉपी हो गई, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके रिकर्सिवली आपकी कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट होंगी, लेकिन ऑप्शन आर को आपको यूज़ करना पड़ेगा सीपी कमांड के साथ। जब ऑप्शन आर यूज़ करोगे तभी आप डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टरी को कॉपी नहीं कर सकते, एक एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट है chmod कमांड। chmod कमांड को हमने सेकेंड यूनिट को जब डिस्कस किया था, जिसमें हमने फाइल परमिशंस को डिस्कस किया था, उसमें हमने एक पूरा वीडियो लेक्चर देखा था जो कम्प्लीटली हमारा फाइल परमिशंस पे था। तो यहाँ पे हम इन डिटेल उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप अगर chmod कमांड के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम यहाँ पे कि chmod कमांड क्या करती है। chmod कमांड जो है वो बेसिकली फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज करती है, ठीक है। मतलब जैसे हमने ls कमांड को देखा था, उसमें हमने जब l ऑप्शन यूज़ किया था तो हमने देखा था कि फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारी परमिशन को बताता है फाइल या डायरेक्टरी की। अब उन परमिशंस को अगर हमें चेंज करना है तो वो हम chmod कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। दो ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से हम कर सकते हैं ऐसा। पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक मोड और दूसरा है एब्सोल्यूट मोड। ये दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। इसका अगर हम सिंटेक्स देखें तो वो होता है chmod, सबसे पहले हम लिखेंगे, दैट इज़ कमांड का नाम, जो कमांड का नाम है हमारा। उसके बाद सिंबॉलिक परमिशन, सिंबॉलिक मोड के अंदर हम किस तरह से परमिशंस लिखते हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद फाइल का नाम लिखना है जिस पर्टिकुलर फाइल पे हम परमिशन को चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, chmod हमने कमांड का नाम लिखा है, उसके बाद में हमने यहाँ पे सिंबॉलिक मोड के अंदर परमिशन लिखी है। यहाँ पे O+WX, इसका मतलब O फॉर अदर्स प्लस WX, कि जो अदर्स हैं उनको राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी जाए टेस्ट फाइल पे। तो अब टेस्ट फाइल की जो परमिशन है वो चेंज हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो अदर्स हैं उनको राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम एब्सोल्यूट मोड में करना चाहते हैं, फाइल के परमिशन को चेंज करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले chmod का कमांड का नाम लिखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट परमिशन, मतलब कि एब्सोल्यूट मोड में जिस तरह से परमिशन मेंशन की जाती है वो लिखेंगे हम। और उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे जिस फाइल पे हमें उस परमिशन को अपडेट करना है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कमांड का नाम लिखा chmod, उसके बाद है 743। एब्सोल्यूट मोड में जब हम परमिशन लिखते हैं तो न्यूमरिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट जो न्यूमरिक है, फर्स्ट जो नंबर है वो यूज़र की परमिशंस को इंडिकेट करता है, सेकंड नंबर इंडिकेट करता है ग्रुप की परमिशंस को, और थर्ड जो नंबर है वो इंडिकेट करता है अदर्स जो मेंबर्स हैं उनकी परमिशन को। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसके अकॉर्डिंग परमिशंस जो हैं वो सेट हो जाएंगी इस पर्टिकुलर फाइल पे, जो कि है टेस्ट फाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल्स की जो परमिशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं यूजिंग chmod कमांड। तो ये आज हमने कुछ फाइल मैनेजमेंट की कमांड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कमांड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी। आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।